हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने सृजनात्मकता को कवर किया, क्रिएटिविटी के बारे में हम लोगों ने जाना। आज फ्रेंड्स S2 के यूनिट 1 का ये आखिरी टॉपिक्स है, आखिरी पॉइंट है जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पहला टॉपिक है हम लोग का वह है संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा का समझ, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा कैसे उपयोगी होता है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि संज्ञानात्मक विकास वैसा विकास है जिसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक योग्यताओं की क्षमता का विकास होता है, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर सोचने समझने की क्षमता का गुण होता है, उसके अंदर कल्पना करने का गुण होता है, उसके अंदर चिंतन करने का गुण विकसित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर इस विकास में भाषा का क्या महत्व है इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भाषा। तो कहीं ना कहीं भाषा का जो यूज है वो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि भाषा जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए शाब्दिक सांकेतिक रूप में अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष व्यक्त करना है, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो भाषा जो है कहीं ना कहीं वो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भाषा विकास के चरण, यानी कि भाषा विकास के कितने चरण के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। तो भाषा विकास के 2 चरण के बारे में बताया गया है, एक है प्रारंभिक चरण और दूसरा है परवर्ती चरण। तो इसको बारी बारी से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा वह है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण को फिर से सब कैटेगराइज किया गया है। प्रारंभिक चरण वैसे चरण को कहते हैं जिसमें बच्चा जन्म से लेकर कुछ वर्षों तक का जो काल होता है वही प्रारंभिक चरण कहलाता है। इसमें बच्चों के अंदर कुछ गुण देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके समझ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रारंभिक चरण के जो अंदर पहला जो गुण आता है वह है रुदन का, यानी कि जब कोई शिशु अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना चाहता है तो वो रुदन का प्रयोग करता है, अर्थात रोकर अपने माता पिता को अपने अनुभूति का एहसास कराता है। दूसरे बात कर लेते हैं विभिन्न भाव भंगिमाएं। फ्रेंड्स, विभिन्न भाव भंगिमाएं का अर्थ होता है कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपनी शारीरिक क्रिया को, अपने शारीरिक हरकतों को करता है, अपने पैर को हिलाता है, हाथ को हिलाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। ये सब क्या होता है, भाव भंगिमा के अंदर आता है। तीसरा जो पॉइंट है वह है बलबलाना, जिसको अंग्रेजी में फ्रेंड्स बैबलिंग भी हम लोग कहते हैं। ये जो गुण होता है शिशुओं में वो 3 से 4 महीने के शिशुओं में देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, फुसफुसाता है, बलबलाता है, जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है और इसके माध्यम से वो अपने अनुभूतियों को बताने का प्रयास करता है। अगला जो है हमारा पॉइंट वह है एकल शब्द प्रयोग। फ्रेंड्स, यह जो गुण है शिशुओं में वह 6 से 7 महीने के शिशु में देखने को मिल जाता है, जिसमें बालक जो होता है, शिशु जो होता है वो छोटे छोटे एक एक शब्द का प्रयोग करता है, जैसे माँ, पा, दा, इस टाइप के शब्द का प्रयोग करता है, उसे हम लोग एकल शब्द प्रयोग कहेंगे। अगला जो है वह है तार भाषा। फ्रेंड्स, तार भाषा का अर्थ यह होता है कि बच्चा जैसे ही एकल शब्द के बाद आगे बढ़ता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वह 2-2 शब्द बनाना शुरू करता है, यानी कि तार भाषा को हम लोग द्विशब्द भी बोल सकते हैं। द्विशब्द, बच्चा 2-2 शब्द को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है और अपने अनुभूतियों को व्यक्त करता है, जैसे माँ आओ, पानी लाओ, इस टाइप के वाक्य बच्चा इस तार भाषा की अवस्था में बोलना शुरू कर देता है। अगला जो अंतिम है प्रथम चरण का वह है मातृभाषा प्रयोग की अवस्था। फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट है कि मातृभाषा का प्रयोग, ये जो गुण है ये 2 साल के शिशु में देखने को मिलता है, अर्थात इसमें बालक क्या होता है, छोटे छोटे शब्द, मिश्रित शब्द बना के बोलना शुरू कर देता है, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो ये था फ्रेंड्स प्रारंभिक चरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा जो हमारा भाषा विकास का जो दूसरा चरण है वह है परवर्ती चरण। फ्रेंड्स, परवर्ती चरण को बोलते हैं आगे का भाग, यानी कि आगे जो होने वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं, परवर्ती चरण। जैसे ही प्रारंभिक चरण बच्चा पार करता है वो किस चरण में आ जाता है, तो वो परवर्ती चरण में आ जाता है। इस चरण में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके कुछ अपने गुण हैं।
जैसे ही बालक 7वीं कक्षा में जाता है, उसके अंदर व्याकरण के नियम को समझने का क्षमता आ जाता है, उसके अंदर गुण आ जाता है और वो व्याकरण के नियम को समझना शुरू कर देता है। इस चरण में बालक के अंदर मौलिकता आ जाती है, उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है, वह समाज में रहने वाले लोगों को समझना शुरू कर देता है, उनके द्वारा किए गए कार्य व्यवहार की वो सराहना करना शुरू कर देता है, उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। ये सारे गुण फ्रेंड्स परवर्ती चरण के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूर्व में भी पूछे गए हैं, वो है हमारा ब्रूनर का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। यानी कि जीन पियाजे साहब की तरह है, ब्रूनर साहब ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसे ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। कहीं कहीं इसे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, कहीं कहीं इसे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का मॉडल भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज न होइएगा फ्रेंड्स, तीनों एक ही है। फ्रेंड्स, इसके बारे में ब्रूनर साहब ने जीन पियाजे साहब एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसे जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके विकल्प के रूप में देखा जाता है। अर्थात ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को जीन पियाजे साहब के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का विकल्प रूप ही कहा जाता है या देखा जाता है। फ्रेंड्स, इनके हिसाब से व्यक्ति जो है अपने आप को वातावरण में अपने हिसाब से समायोजित कर पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें और बात करते हैं कि ब्रूनर के द्वारा जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया गया था उसके कितने भाग हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के भाग। तो फ्रेंड्स, ब्रूनर साहब ने संज्ञानात्मक विकास के 3 भाग के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा सक्रियता विधि। फ्रेंड्स, सक्रियता विधि को इनएक्टिव मेथड भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है सक्रियता, यानी कि इस अवस्था में बालक के अंदर क्या होता है, वह शब्दहीन क्रिया करता है, अर्थात वह अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को बिना किसी शब्द के प्रयोग के ही दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरे को बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता विधि। इस विधि का एक और गुण है कि इसमें बालक जो है वो भाषा का प्रयोग न के बराबर करता है। वह बिना भाषा के प्रयोग किए ही अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को या अपने मन की बात को या अपनी अनुभूतियों को अपने पेरेंट्स को बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता विधि बोलते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दृश्य प्रतिमा विधि। ये दूसरा भाग है, दृश्य प्रतिमा विधि, जिसे अंग्रेजी में आइकॉनिक मेथड भी कहा जाता है। दृश्य प्रतिमा विधि में फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी चीज का एक दृश्य अपने मन में बना लेता है। वह जो भी अनुभूति करता है उसका एक कल्पना अपने मन में बना लेता है और उसको सामने वाले के समक्ष वो प्रेषित कर पाता है। इसके बारे में फ्रेंड्स इन्होंने बताया था, यह प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से भी बच्चा इसमें सीखता है। इसे छायानात्मक अवस्था भी कहा जाता है। छायानात्मक अवस्था के साथ साथ जीन पियाजे साहब के द्वारा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया था, ये उससे भी मैच करता है। यानी कि दृश्य प्रतिमा विधि जो है वो जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जैसा ही है, मिलता जुलता है। अगला पॉइंट जो है, अगला भाग जो है वह है हमारा सांकेतिक विधि, जिसे सिंबॉलिक मेथड भी फ्रेंड्स कहा जाता है। सिंबॉलिक मेथड में क्या होता है कि बच्चा जो होता है जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, अब वो संकेत का यूज करना शुरू कर देता है, वो भाषा का यूज करना शुरू करता है, वो अपनी भावनाओं के लिए भाषा का प्रयोग करता है और उस भाषा के द्वारा अपने माता पिता को या अपने सगे संबंधी को अपनी भावनाओं को दूसरे तक व्यक्त कर पाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक विधि बोलते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर तर्क करने का गुण आ जाता है, उसके अंदर गणितीय शब्द का विकास हो जाता है। तो ये सारे गुण इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का 3 भाग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत यानी कि ब्रूनर साहब ने कुछ सिद्धांत दिए थे विकास को लेके, जिसमें मुख्य रूप से 6 सिद्धांत उन्होंने दिया था। जिसमें पहला था विषय की संरचना। फ्रेंड्स, विषय की संरचना कहने का अर्थ है कि बालक किस कक्षा में है, बालक किस एज का है, उसके हिसाब से उसके विषय का, उसके पाठ्यक्रम का संरचना होना चाहिए, ताकि उसको सीखने में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे बात करते हैं फ्रेंड, दूसरा है संबंधता का महत्व। अर्थात यह
सिद्धांत यह बतलाता है कि बालक को जो कुछ भी समझाया जाए, जो कुछ भी सिखाया जाए, वह चीज उस व्यक्ति और उसके समाज से जरूर संबंधित होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों उसका उपयोग भी कर सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यानी कि बालक जो भी सीखे उसका संबंध किसी न किसी चीज से अवश्य होना चाहिए, इसका ध्यान इस सिद्धांत में रखा गया है। आगे बात करते हैं तत्परता। तत्परता का मतलब होता है कि बालक को उस हिसाब से तैयार किया जाए, उस हिसाब से मोटिवेट किया जाए शिक्षक के द्वारा कि बालक के अंदर पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, तत्परता आए और वो सीखना आसानी से शुरू कर सके। आगे बात करते हैं, जो चौथा सिद्धांत इन्होंने दिया था वो था अंतर्दर्शी एवं विश्लेषणात्मक। फ्रेंड्स, ज्यादातर शिक्षक जो है वो विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। विश्लेषणात्मक का मतलब यह हुआ कि वो बालक को एनालिसिस करने का गुण सिखाते हैं कि किसी भी चीज को कैसे करते हैं, उसको एनालिसिस करे, उसके बारे में जाने समझे, उसके बारे में पता करे। किंतु जो मनोवैज्ञानिक है वो ज्यादातर अंतर्दर्शी और फोकस किए। अंतर्दर्शी का मतलब यह होता है कि बालक किसी भी चीज को स्वयं अपने मस्तिष्क के प्रयोग करके सीधे उसका समाधान प्राप्त करे। किसी भी समस्या का समाधान जब बालक अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके सीधे प्राप्त कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्दर्शी बोलते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बालक ज्यादा देर तक उस चीज को याद रखता है और अपने से सीखा हुआ चीज ज्यादा समय तक भी याद रहता है। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना था कि बच्चे के अंदर अंतर्दर्शी का गुण होना चाहिए। अगला जो पांचवा सिद्धांत उन्होंने दिया था वो था अन्वेषणात्मक का। फ्रेंड्स, अन्वेषणात्मक का मतलब होता है कि बच्चा अपने से कोई भी चीज, कोई भी समस्या का समाधान करके जब सीखता है तो वो होता है अन्वेषणात्मक। अगला जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है स्वयं के द्वारा स्वयं कार्य करने का महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है चाइल्ड पेडागोजी में। सारे मनोवैज्ञानिकों का यह मत रहा है कि बच्चा जब स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करता है तो वह उसके लिए अस्थायी सीखना कहलाता है। मतलब एक तो बच्चा जब इस कार्य को करता है तो उसमें उसको बहुत ज्यादा रुचि आता है, यानी कि यह बच्चे का इंटरेस्ट भी रखता है इसमें, और बच्चा जो कर लेता है वो उसके लिए अस्थायी हो जाता है, वो उस चीज को जल्दी भूलता नहीं है। अर्थात स्वयं कार्य करने का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो आज के इस सेशन में आपका S2 का यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अभी S1 का पहला यूनिट और S2 का पहला यूनिट पूरी तरह से एक एक टॉपिक वाइज हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आगे के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग S4 का पहला यूनिट अब कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।